आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कविता साय में धूप कक्षा 11वीं पार्ट 2 में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। दुष्यंत कुमार जी के पहले 3 काव्यांश हमने किए हैं। अगले इस कविता के 4 काव्यांश हैं, उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि पार्ट 1 में आपने देखा कि दुष्यंत कुमार जी जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, सामाजिक जो व्यवस्था है, उसको परिवर्तित करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो उसी आक्रोश को उन्होंने अपने इन काव्यांश में अभिव्यक्ति दी है। अगला काव्यांश है खुदा ने सही आदमी का ख्वाब सही। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित साय में धूप नामक कविता से ली गई है। प्रस्तुत कविता की रचयिता सुप्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत शेर में कवि ने कहा कि जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान की जो व्यवस्था है, वह सही नहीं है, उचित नहीं है, और ऐसे में भगवान का सहारा है, वह भी लोगों को सहयोग नहीं दे रहा है, अपनेपन का एहसास नहीं दे रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। खुदा ईश्वर है या नहीं, कोई बात नहीं, ख्वाब सही। आदमी का ये सौपन ही चाहिए, एक कल्पना क्यों न हो, एक कोई हसीन नजारा तो, एक सुंदर नजारा, दृश्य तो है नजर के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए। भावार्थ यह है कि ईश्वर है या नहीं है, इस बात में कोई विशेष तथ्य नहीं है। ईश्वर के होने की कल्पना है, वह भी आदमी के लिए सही है, उचित है, क्योंकि इसी सौपन पर, इसी आशा में, इसी विचार में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर लेता है और उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। चाहे ईश्वर की कल्पना, ईश्वर के होने की जो बात है, कोई कल्पना क्यों न हो, उसके बावजूद भी मनुष्य को एक सकारात्मक जीवन जीने की ऊर्जा अवश्य देता है। अगली काव्य पंक्तियां देखेंगे। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने व्यवस्था परिवर्तन के प्रति अपना जो दृढ़ निश्चय है उसको व्यक्त किया है, और सत्तासीन जो लोग हैं, नेता हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, यह संपन्न वर्ग के लोगों ने जो व्यवस्था परिवर्तन के प्रति एक उदासीनता व्यक्त की है, एक शून्यता का भाव प्रकट किया है, तो उस भाव के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कवि गजलकार दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, वे मुतमईन हैं, वे निश्चित हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, अर्थात ये जो व्यवस्था, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। संपन्न वर्ग के लोग हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है, इसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं हो सकता, और इसीलिए वो कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपहित लोगों को, वंचित लोगों को, गरीब लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। उनके जीवन में बदलाव लाने का संपन्न लोग हैं, कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। मैं अर्थात कवि, मैं बेकरार हूँ, मैं व्यथित हूँ, बेचैन हूँ आवाज में असर के लिए, कि मेरा इस प्रकार से मानना है कि जो व्यवस्था है वो अवश्य ही परिवर्तित होगी, और मेरी जो आवाज है, मेरी जो रचना है, मेरी जो कविता है, उस कविता के माध्यम से मैं बराबर लोगों को आगाह करता रहूंगा, सावधान करता रहूंगा, और जो वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान सत्ता है, उसकी जो कमियां हैं, मैं आवाज के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से बराबर उसका मुखर रूप से विरोध करता रहूंगा, और मैं इसके प्रति आशावान हूं कि एक दिन अवश्य ही बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। अगली काव्य पंक्तियां हैं। तेरा निजाम है सिर दे जुबान शायर की, वे एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए।
तो प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। आक्रोश व्यक्त करते हुए कहते हैं, तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की। निजाम शासक, तेरी शासन व्यवस्था है, सील दे बंद कर दे, जुबान भाषा वाणी शायर कवि की। बे एहतियात जरूरी है, सावधानी जरूरी है इस बहर के लिए, इस गूंगी बहरी शासन व्यवस्था के लिए हमारा बोलना जरूरी है। कवि इस काव्यांश के माध्यम से कहते हैं कि शासन में बैठे लोग, सत्ताधारी जो लोग हैं, नेता लोग हैं, चाहे कवि की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको बंद कर दे, हमारी जो जुबान है उसको बंद कर दे, अर्थात हमें रचना के लिए या अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उस पर किसी प्रकार से पाबंदी लगा दे। उसके बावजूद भी ये सावधानी जरूरी है इस बहर के लिए, सत्ता में बैठे लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने काव्यांश के माध्यम से उनको आगाह करना जरूरी है। भावार्थ ये है कि सत्ता में बैठे लोग हैं, कवि के द्वारा जो विरोध किया जाता है, उनकी कमियों को मुख्य रूप से प्रकट किया जाता है, तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर विरोध करते हैं, उसको बंद करने का काम करते हैं। उसके बावजूद भी कवि है अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यवस्था की कमियों को बराबर रखता रहेगा। अंतिम काव्यांश की जो पंक्तियां हैं, जी तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर एक प्रतीकात्मक शब्द है, गुलमोहर जिसके ऊपर सुंदर से फूल लगते हैं, वो एक ऐसा पेड़ होता है। तो उसी गुलमोहर के माध्यम से जो मानवता के लिए कार्य किए जा रहे हैं, सिद्धांत के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उनका कवि ने समर्थन किया है। और मानवता के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए कवि ने ये कहा है कि हमें अपने जो इष्टजन है, परिजन है, उनको भी छोड़ना हमारे लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन सिद्धांत है या मानवता के कार्यों को हम नहीं छोड़ सकते। ऐसे अभिव्यक्ति ने इस शेर में या इस काव्य पंक्तियों में की हैं। जी तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार से अपने बगीचे में लगे हुए छायादार वृक्ष के नीचे जीने से एक अपार शांति की, सुख की अनुभूति होती है, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और गैर दूसरों की गलियों में, दूसरों के विचार भी अगर हमें गुलमोहर की तरह शीतलता प्रदान करने वाले हैं तो हमें वहां मरना भी स्वीकार है। भावार्थ यह है कि कवि है अपने सिद्धांतों के लिए, मानवता के लिए किए जा रहे कार्य हैं, उनसे संतुष्टि है और वो अपने इन सिद्धांतों पर, मानवता के कार्यों पर दृढ़ है, अडिग है और ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इसके विपरीत मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और चाहे दूसरे भी क्यों न हो, अगर वो गुलमोहर के लिए अर्थात तो सिद्धांत के लिए, मानवता के लिए कार्य करेंगे तो कवि उनके साथ जीना पसंद करेगा, अपने लोगों को छोड़ना उनके लिए स्वीकार है। भावार्थ यह है कि जो मानवता के लिए श्रेष्ठ कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, वो चाहे अपने करें या दूसरे करें, कवि उनका समर्थन करता है और इसके विरोध में चाहे अपने क्यों न हो, उनको छोड़ने के लिए कवि तत्पर है, तैयार है। तो प्रस्तुत कविता साय में धूप, जिसके अलग अलग 7 शेर थे। पार्ट 2 में आपने जो 4 इनके अलग अलग काव्य पंक्तियां थी, उनका सरलार्थ भावार्थ आपको ने सुना, समझा, जाना। और पूरी कविता को, पूरी गजल को हम देखते हैं तो कवि ने अपने जो मानवतावादी विचार हैं उनको रखा है, और दूसरा जो वर्तमान की जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कवि बदलाव चाहता है। तो पूरे काव्यांश में कवि की अभिव्यक्ति है, उसका मुख्य रूप से अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से वर्तमान परिस्थिति के ऊपर विरोध किया है। संपूर्ण काव्यांश में उर्दू के शब्दों के साथ जो कवि का आक्रोश है वह व्यक्त हुआ है। भाषा सरल, सहज और परवाहमयी है, और कवि का जो व्यवस्था परिवर्तन का जो एक मुख्य स्वर है संपूर्ण कविता में दृष्टिगोचर होता है। तो ये साय में धूप नामक कविता का पार्ट 2 है, ये आपको समझ में आया होगा। इसका सरलार्थ है, इसके अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर और अभ्यास के प्रश्नोत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं, याद करने हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।